चैप्टर 18। इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बेला का शरीर लाल हो गया था और वह रोसेली की बाहों में झटके खाने लगी थी, मानो उसे बिजली का झटका लग रहा हो। इस दौरान उसका चेहरा एकदम खाली था, बेहोश। यह उसके शरीर के बीच से आ रही बेतहाशा धड़कन थी जिसने उसे हिला दिया। जब वह ऐंठने लगी तो ऐंठन के साथ साथ तेज झटके और चटकने की आवाजें भी आ रही थीं। रोसेली और एडवर्ड आधे सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए और फिर वे टूट गए। रोसेली ने बेला के शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया और इतनी तेजी से चिल्लाई कि अलग अलग शब्दों को अलग करना मुश्किल हो गया। वह और एडवर्ड सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चले गए। मैं उनके पीछे दौड़ा। मॉफिन, एडवर्ड रोसेली पर चिल्लाया। एलिस कार्लिसले को फोन पर बुलाओ। रोसेली चिल्लाई। मैं जिस कमरे में गया वह लाइब्रेरी के बीच में बना एक आपातकालीन वार्ड जैसा लग रहा था। रोशनी चमकदार और सफेद थी। बेला एक मेज पर लेटी हुई थी, उसकी त्वचा रोशनी में भूतिया लग रही थी। उसका शरीर रेत पर एक मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। रोज़ली ने बेला को नीचे गिरा दिया, उसके कपड़े खींचकर फाड़ दिए, जबकि एडवर्ड ने उसकी बाह में एक सिरिंज चुभो दी। मैंने कितनी बार उसकी नग्न कल्पना की थी। अब मैं देख नहीं सकता था। मुझे इन यादों को अपने दिमाग में रखने से डर लगता था। क्या हो रहा है, एडवर्ड? उसका दम घुट रहा है। प्लेसेंटा अवश्य ही अलग हो गया होगा। इसी बीच बेला की आवाज आई। उसने उनकी बातों का जवाब ऐसी चीख से दिया कि मेरे कान के पर्दे फट गए। उसे बाहर निकालो, वह चिल्लाई। वह सांस नहीं ले पा रहा है। अभी करो। मैंने देखा कि जब उसकी चीख से उसकी आंखों की रक्त वाहिकाएं फट गईं तो लाल धब्बे उभर आए। मॉर्फिन, एडवर्ड गुर्राया। नहीं, अभी। खून की एक और धार ने उसकी चीख को रोक दिया। उसने उसका सिर ऊपर उठाया और उसका मुंह साफ करने की कोशिश की ताकि वह फिर से सांस ले सके। एलिस कमरे में घुसी और रोज़ली के बालों के नीचे एक छोटा नीला ईयरपीस लगा दिया। फिर एलिस पीछे हट गई। उसकी सुनहरी आंखें चौड़ी और जल रही थीं, जबकि रोज़ली फोन पर पागलों की तरह फुसफुसा रही थी। तेज रोशनी में बेला की त्वचा सफ़ेद से ज्यादा बैंगनी और काली लग रही थी। उसके पेट के बड़े, कांपते उभार पर त्वचा के नीचे गहरा लाल रंग रिस रहा था। रोज़ली के हाथ में एक स्केल पेल आया। मॉफिन को फैलने दो, एडवर्ड उस पर चिल्लाया। समय नहीं है, रोसेली ने फुसफुसाते हुए कहा। वह मर रहा है। उसका हाथ बेला के पेट पर आ गया और जहां उसने त्वचा को छेदा था वहां से चटक लाल रंग की धार निकली। ऐसा लगा जैसे बाल्टी पलट दी गई हो, नल को पूरा खोल दिया गया हो। बेला ने झटका खाया, लेकिन चीखी नहीं। उसका दम घुट रहा था। और फिर रोसेली ने अपना ध्यान खो दिया। मैंने उसके चेहरे पर भाव बदलते देखा। उसके होंठ उसके दांतों से पीछे हट गए और उसकी काली आंखें प्यास से चमक उठीं। नहीं, रोज, एडवर्ड दहाड़ा, लेकिन उसके हाथ फंसे हुए थे। वह बेला को सहारा देने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सांस ले सके। मैंने बिना किसी परेशानी के टेबल के दूसरी तरफ कूदते हुए रोज़ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसके पत्थर जैसे शरीर पर वार किया, उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया, मैंने महसूस किया कि उसके हाथ में मौजूद स्केल पेल मेरे बाएं हाथ में गहरी चोट पहुंचा रही है। मेरी दाहिनी हथेली उसके चेहरे पर लगी, जिससे उसका जबड़ा बंद हो गया और उसकी सांस की नली बंद हो गई। मैंने रोज़ली के चेहरे पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल करके उसके शरीर को बाहर की ओर घुमाया ताकि मैं उसके पेट में जोरदार लात मार सकूं। ये कंक्रीट पर लात मारने जैसा था। वह दरवाजे के फ्रेम में जा गिरी, जिससे उसका एक हिस्सा मुड़ गया। उसके कान में लगा छोटा स्पीकर टूटकर बिखर गया। फिर एलिस वहां आ गई और उसे हॉल में ले जाने के लिए उसका गला पकड़ लिया। और मुझे ब्लोरी को श्रेय देना होगा, उसने एक औंस भी लड़ाई नहीं लड़ी। वह चाहती थी कि हम जीतें। उसने बेला को बचाने के लिए मुझे उसे इस तरह से बर्बाद करने दिया। खैर, उस चीज को बचाने के लिए मैंने अपनी बांह से ब्लेड खींच लिया। एलिस, उसे यहाँ से निकालो, एडवर्ड चिल्लाया। उसे जेस्पर के पास ले जाओ और वहीं रखो। जेकब, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने एलिस को काम खत्म करते नहीं देखा। मैं वापस ऑपरेशन टेबल पर गया, जहां बेला नीली पड़ रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और घूर रही थीं। सीपीआर, एडवर्ड ने मुझ
पर तेजी से और मांग करते हुए गुर्राते हुए कहा। हाँ। मैंने उसके चेहरे पर तेजी से नजर डाली और ये देखने की कोशिश की कि कहीं वह रोसा की तरह प्रतिक्रिया तो नहीं करने वाला है। वहां सिर्फ एकनिष्ठ क्रूरता ही दिख रही थी। उसे सांस लेने दो, मुझे उसे बाहर निकालना है। उसके शरीर के अंदर एक और जोरदार दरार, अब तक की सबसे जोरदार, इतनी जोरदार कि हम दोनों सदमे में जम गए और उसकी जवाबी चीख का इंतजार करने लगे। कुछ नहीं, उसके पैर, जो पीड़ा में सिकुड़ गए थे, अब अप्राकृतिक तरीके से फैल गए थे। उसकी रीढ़, वह भय में घुट गया। उसे बाहर निकालो, मैंने गुर्राते हुए उस पर छुरी फेंकी। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं होगा। और फिर मैं उसके सिर के ऊपर झुका। उसका मुंह साफ दिख रहा था, इसलिए मैंने अपना मुंह उसके मुंह से सटाया और उसमें एक फेफड़ा भरकर हवा फूंकी। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा था और अब उसके गले में कोई रुकावट नहीं थी। उसके होठों का स्वाद खून जैसा था। मैं उसके दिल की धड़कन सुन सकता था, जो असमान रूप से धड़क रहा था। इसे जारी रखो, मैंने उस पर जोर से सोचा। उसके शरीर में हवा का एक और झोंका उड़ाया। तुमने वादा किया था, अपना दिल धड़कता रखो। मैंने उसके पेट पर स्केलपेल की हल्की, गीली आवाज सुनी। और भी खून फर्श पर टपक रहा था। अगली आवाज ने मुझे झकझोर दिया, अप्रत्याशित, भयावह, जैसे धातु के टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। इस आवाज ने कई महीनों पहले खुले मैदान में हुई लड़ाई की याद दिला दी, नवजात शिशुओं के चीर दिए जाने की आवाज। मैंने नजर घुमाकर देखा। एडवर्ड का चेहरा उभार के खिलाफ दबा हुआ था। पिशाच के दांत पिशाच की त्वचा को काटने का एक निश्चित तरीका है। जैसे ही मैंने बेला में और हवा फूंकी, मैं कांप उठा। वह मेरी ओर खांसने लगी, उसकी आंखें झपक रही थीं, वो अंधाधुंध घूम रही थी। अब तुम मेरे साथ रहो, बेला, मैंने उस पर चिल्लाया। क्या तुमने मेरी बात सुनी? रुको, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो। अपना दिल धड़काना जारी रखो। उसकी आंखें घूम रही थीं, वो मुझे या उसे खोज रही थी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर भी उनकी ओर देखता रहा और अपनी दृष्टि वहीं टिकाए रहा। और फिर अचानक उसका शरीर मेरे हाथों में स्थिर हो गया, हालांकि उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका दिल धड़क रहा था। मुझे एहसास हुआ कि इस स्थिरता का मतलब था कि सब कुछ खत्म हो गया था। आंतरिक धड़कन खत्म हो गई थी। यह उसके अंदर से बाहर निकल गया होगा। वह था, एडवर्ड फुसफुसाया, रैनेस्मी। तो बेला गलत थी। ये वह लड़का नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो किस बारे में गलत नहीं थी। मैंने उसकी लाल लाल आंखों से नजर नहीं हटाई, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कमजोर ढंग से उठ रहे हैं। मुझे दे दो, उसने टूटी हुई फुसफुसाहट में कहा। उसे मुझे दे दो। मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि वो हमेशा उसे वही देगा जो वह चाहती है, चाहे उसकी मांग कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अब उसकी बात सुनेगा। इसलिए मैंने उसे रोकने के बारे में नहीं सोचा। किसी गर्म चीज ने मेरे हाथ को छुआ। यहीं पर मेरा ध्यान जाना चाहिए था। मुझे कुछ भी गर्म महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं बेला के चेहरे से नजर नहीं हटा पाया। उसने पलकें झपकाईं और फिर घूरने लगी। आखिरकार उसे कुछ दिखाई दिया। उसने एक अजीब, कमजोर आवाज में कराहते हुए कहा, रेनेस मी, बहुत सुंदर। और फिर वह दर्द से हौंफने लगी। जब तक मैंने देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एडवर्ड ने उस गर्म, खूनी चीज को उसकी कमजोर बाहों से छीन लिया था। मेरी आंखें उसकी त्वचा पर घूम गईं। वो खून से लाल हो गई थी, उसके मुंह से बहता हुआ खून, उस जीभ पर लगा खून, और उसके बाएं स्तन के ठीक ऊपर एक छोटे से दोहरे अर्धचंद्राकार काटने के निशान से ताज़ा खून बह रहा था। नहीं, रैनेस्मी, एडवर्ड ने धीरे से कहा, जैसे वह राक्षस को शिष्टाचार सिखा रहा हो। मैंने न तो उसकी तरफ देखा और न ही उसकी तरफ। मैंने सिर्फ बेला को देखा, जिसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। आखिरी घूंट के साथ उसका दिल धड़क उठा और खामोश हो गया। वह शायद एक बीट का आधा हिस्सा चुक गई, और फिर मेरे हाथ उसकी छाती पर थे, दबाव बना रहे थे। मैं अपने मन में गिनती कर रहा था, लय को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। 1,
2, 3, 4। एक पल के लिए अलग होकर मैंने एक और फेफड़ा उसके अंदर फूंक दिया। मैं अब और कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी आंखें गीली और धुंधली थीं, लेकिन मैं कमरे में हो रही आवाज़ों से बहुत ज्यादा वाकिफ था। मेरे हाथों की तलब के नीचे उसके दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन और एक और तेज, बहुत हल्की धड़कन। मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैंने बेला के गले में और अधिक हवा ठूंस दी। तुम किसका इंतजार कर रही हो? मैंने सांस रोककर कहा और फिर से उसका दिल धड़काया। 1, 2, 3, 4। बच्चे को ले लो, एडवर्ड ने तत्काल कहा। इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। 1, 2, 3, 4। उसे मुझे दे दो, दरवाजे से एक धीमी आवाज गूंजी। एडवर्ड और मैं एक ही समय में गुर्राए। 1, 2, 3, 4। मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया है, रोज़ली ने वादा किया। बच्चा मुझे दे दो, एडवर्ड। बेला के आने तक मैं उसकी देखभाल करूंगी। जब यह आदान प्रदान हो रहा था, तब मैंने बेला के लिए फिर से सांस ली। दूर होते ही थम्पा 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 की फड़फड़ाहट धीमी पड़ गई। अपने हाथ हिलाओ, जेकब। मैंने बेला की सफ़ेद आंखों से ऊपर देखा, जो अभी भी उसके लिए दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। एडवर्ड के हाथ में एक सिरिंज थी, पूरी तरह से चांदी की, जैसे कि वह स्टील से बनी हो। वह क्या है? उसके पत्थर जैसे हाथ ने मेरे हाथ को धक्का देकर दूर कर दिया। एक हल्की सी खटखट की आवाज़ आई, क्योंकि उसके वार से मेरी छोटी उंगली टूट गई। उसी पल उसने सुई सीधे उसके दिल में घुसा दी। मेरा विष, उसने प्लंजर को नीचे धकेलते हुए उत्तर दिया। मैंने उसके दिल में झटके सुने, जैसे उसने उसे चप्पुओं से झटका दिया हो। इसे चलते रहो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह जमी हुई थी, बेजान, भयंकर और विचारहीन, जैसे वह कोई मशीन हो। मैंने अपनी उंगली में हो रहे दर्द को अनदेखा किया और फिर से उसके दिल की धड़कनें शुरू कर दीं। यह ज्यादा तेज था, मानो उसका खून वहां जम रहा हो, गाढ़ा और धीमा। जब मैंने अब चिपचिपा हो चुके खून को उसकी धमनियों में डाला, तो मैंने देखा कि वह क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चूम रहा था, उसके गले, उसकी कलाइयों, उसकी बांह के अंदर की सिलवटों पर अपने होंठ फेर रहा था। लेकिन मैं उसकी त्वचा के फटने की आवाज़ सुन सकता था, क्योंकि उसके दांत बार बार उसके शरीर में घुस रहे थे और जितना संभव हो सके उतने स्थानों पर जहर को उसके शरीर में डाल रहे थे। मैंने देखा कि उसकी पीली जीभ खून बहने वाले घावों पर घूम रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं बीमार या क्रोधित हो जाऊं, मुझे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। जहां उसकी जीभ ने उसकी त्वचा पर जहर को धोया, वह बंद हो गई। उसके शरीर के अंदर जहर और खून को रोके रखा। मैंने उसके मुंह में और हवा भरी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस उसकी छाती की बेजान सी लहरें ही प्रतिक्रिया थीं। मैं उसके दिल की धड़कनें बढ़ाता रहा, गिनती करता रहा, जबकि वह काम करता रहा। पागलों की तरह उस पर टूट पड़े, उसे वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश करने लगे। राजा के सभी घोड़े और राजा के सभी आदमी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं, सिर्फ वह। एक लाश पर काम करना, क्योंकि उस लड़की का बस यही बचा था जिसे हम दोनों प्यार करते थे। ये टूटी हुई, खून से लथपथ, क्षत विक्षत लाश। हम बेला को फिर से एक साथ नहीं जोड़ सकते थे। मुझे पता था कि बहुत देर हो चुकी है। मुझे पता था कि वो मर चुकी है। मुझे ये पक्का पता था, क्योंकि आकर्षण खत्म हो चुका था। मुझे उसके पास रहने का कोई कारण नहीं लगा। वह अब यहाँ नहीं थी, इसलिए इस शरीर में अब मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं था। उसके पास रहने की बेतुकी ज़रूरत खत्म हो चुकी थी, या शायद चले जाना बेहतर शब्द था। ऐसा लग रहा था कि अब मुझे विपरीत दिशा से खींचा जा रहा है। सीढ़ियों से नीचे, दरवाजे से बाहर, यहाँ से दूर चले जाने और कभी वापस न आने की लालसा। तो जाओ, उसने झपट्टा मारा और इस बार मेरी जगह लेते हुए मेरे हाथों को फिर से हटा दिया। ऐसा लगा कि 3 उंगलियां टूट गई हैं। मैंने दर्द की परवाह न करते हुए सुन्न होकर उन्हें सीधा किया। उसने उसके मृत हृदय को मुझसे भी अधिक तेजी से धकेला। वो मरी नहीं है, वो गुर्राया। वह ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझसे बात कर रहा था। मैं उसे उसके शव के पास छोड़कर धीरे धीरे दरवाजे की ओर चल पड़ा।
बहुत धीरे धीरे। मैं अपने पैरों को और तेज नहीं चला पा रहा था। तो फिर यही था, दर्द का सागर। उबलते पानी के उस पार दूसरा किनारा इतना दूर था कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था, उसे देखना तो दूर की बात थी। मैं फिर से खालीपन महसूस करने लगा, क्योंकि अब मैं अपना उद्देश्य खो चुका था। बेला को बचाना अब इतने लंबे समय से मेरी लड़ाई थी, और वह बच नहीं पाएगी। उसने स्वेच्छा से उस राक्षस के बच्चों द्वारा फाड़े जाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, और इसलिए लड़ाई हार गई। सब कुछ खत्म हो गया था। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते समय अपने पीछे से आ रही आवाज से कांप उठा, एक मृत हृदय के बलपूर्वक धड़क जाने की आवाज। मैं किसी तरह अपने सिर के अंदर ब्लीच डालना चाहता था और उसे अपने दिमाग को भूनने देना चाहता था। बेला के अंतिम क्षणों से बची हुई छवियों को जलाकर राख कर देना चाहता था। मैं दिमाग को होने वाले नुकसान को सह लूंगा अगर मैं उस चीखने, खून बहने, असहनीय क्रंचिंग और चटकने से छुटकारा पा सकता हूं जब नवजात राक्षस उसे अंदर से बाहर तक चीर रहा था। मैं भागना चाहता था, एक बार में 10 सीढ़ियां चढ़ना चाहता था और दरवाजे से बाहर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर लोहे की तरह भारी थे और मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ था। मैं एक अपंग बूढ़े की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरा। मैं नीचे वाली सीढ़ी पर आराम करने लगा और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत जुटाने लगा। रोज़ली सफ़ेद सोफे के साफ सिरे पर बैठी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह अपनी बाहों में कंबल में लिपटी हुई चीज से कुक कुक कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। उसने मुझे रुकते हुए सुना होगा, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह अपनी चोरी के पल में खोई हुई थी। मातृत्व, शायद अब वो खुश होगी। रोज़ली को वह मिल गया जो वह चाहती थी, और बेला कभी भी उस जीव को उससे लेने नहीं आएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यही वह है जिसकी जहरीली गोरी लड़की हमेशा से उम्मीद कर रही थी। उसने अपने हाथों में कोई काली चीज पकड़ी हुई थी, और उसके हाथ में जो छोटा सा हत्यारा था, उसमें से लालच भरी चूसने की आवाज आ रही थी। हवा में खून की गंध, इंसानी खून। रोज़ली उसे खाना खिला रही थी। बेशक उसे खून चाहिए होगा। आप उस राक्षस को और क्या खिलाएंगे जो अपनी ही मां को बेरहमी से मार डालता है? हो सकता है कि वह बेला का खून पी रहा हो। शायद वह ऐसा ही था। जैसे ही मैंने छोटे जल्लाद को भोजन करते हुए सुना, मेरी शक्ति वापस आ गई। ताकत और नफरत और गर्मी, मेरे सिर में लाल गर्मी बह रही थी, जल रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिटा रही थी। मेरे सिर में मौजूद तस्वीरें ईंधन की तरह थीं, जो आग को और बढ़ा रही थीं लेकिन भस्म होने से इनकार कर रही थीं। मुझे लगा कि झटके मुझे सिर से पैर तक हिला रहे हैं, और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रोसेली उस जीव में पूरी तरह खोई हुई थी। उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह इतनी जल्दी मुझे रोक नहीं पाई, क्योंकि वह विचलित थी। सैम सही था, ये चीज एक विचलन थी, इसका अस्तित्व प्रकृति के विरुद्ध था। एक काला, निष्प्राण दानव, ऐसा कुछ जिसे होने का कोई अधिकार नहीं था, कुछ ऐसा जिसे नष्ट किया जाना था। ऐसा लग रहा था कि यह खिंचाव मुझे दरवाजे तक नहीं ले जा रहा था। अब मैं इसे महसूस कर सकता था, मुझे प्रोत्साहित कर रहा था, मुझे आगे खींच रहा था। मुझे इसे पूरा करने के लिए, इस घृणित दुनिया को साफ करने के लिए धकेल रहा था। रोसेली मुझे मारने की कोशिश करती जब वह जीव मर जाता, और मैं उसका मुकाबला करता। मुझे यकीन नहीं था कि दूसरों के मदद के लिए आने से पहले मेरे पास उसे खत्म करने का समय होगा या नहीं। शायद नहीं। मुझे किसी भी तरह से कोई परवाह नहीं थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि भेड़िए, चाहे वे मेरा बदला लें या कलेंस के न्याय को उचित ठहराएं, इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। मुझे बस अपने न्याय की परवाह थी। मेरा बदला। बेला को मारने वाली चीज अब एक मिनट भी जिंदा नहीं रहेगी। अगर बेला बच जाती तो वह मुझसे नफरत करती। वह मुझे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहती, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने मेरे साथ क्या किया, खुद को एक जानवर की तरह बलि चढ़ाने दिया। मैं उसकी भावनाओं को क्यों ध्यान में रखूं? और फिर एडवर्ड था। वह अब बहुत व्यस्त होगा, अपने पागलपन भरे इनकार में बहुत दूर चला गया होगा,
मेरी योजनाओं को सुनने के लिए एक लाश को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा होगा। इसलिए मुझे उससे किया गया अपना वादा निभाने का मौका नहीं मिलेगा जब तक कि, और यह कोई दांव नहीं था जिस पर मैं पैसे लगाऊं। मैं रोजली, जेस्पर और एलिस के खिलाफ 3-1 करके लड़ाई जीतने में कामयाब नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं जीत भी जाता तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर एडवर्ड को मारने की हिम्मत है, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए पर्याप्त दया नहीं थी। मैं उसे उसके किए से क्यों दूर रहने दूं? क्या ये ज्यादा उचित नहीं होगा, ज्यादा संतोषजनक नहीं होगा कि उसे बिना कुछ दिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं के साथ जीने दिया जाए? ये कल्पना करके मैं लगभग मुस्कुराने लगा, क्योंकि मैं नफरत से भरा हुआ था। बेला नहीं, कोई हत्यारा पैदा नहीं हुआ, और साथ ही उसके परिवार के जितने भी सदस्य मैं मार पाया, वे सभी गायब हो गए। बेशक वो शायद उन्हें फिर से जोड़ सकता था, क्योंकि मैं उन्हें जलाने के लिए आसपास नहीं होता। बेला के विपरीत, जो फिर कभी पूरी तरह से नहीं बन पाती। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इस जीव को फिर से जोड़ा जा सकता है। मुझे इस पर संदेह था। ये भी बेला का ही एक हिस्सा था, इसलिए इसे उसकी कुछ कमजोरियां विरासत में मिली होंगी। मैं उसके दिल की छोटी सी धड़कन में ये सुन सकता था। उसका दिल धड़क रहा था, उसका नहीं। ये आसान निर्णय लेते हुए मुझे बस 1 सेकंड ही बीता था। कांपना तेज और तेज होता जा रहा था। मैंने खुद को कुंडलित किया, गोरी पिशाच पर झपटने और अपने दांतों से उसकी बाहों से उस जानलेवा चीज को चीरने की तैयारी कर रहा था। रोसेली ने उस जीव को फिर से देखा और खाली धातु की बोतल जैसी चीज को एक तरफ रख दिया तथा जीव को हवा में उठाकर उसके गाल पर अपना चेहरा रख दिया। बिल्कुल सही। नई स्थिति मेरे हमले के लिए एकदम सही थी। मैं आगे की ओर झुका और महसूस किया कि गर्मी ने मुझे बदलना शुरू कर दिया है, जबकि हत्यारे की ओर खिंचाव बढ़ रहा था। ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था, इतना मजबूत कि इसने मुझे अल्फा के आदेश की याद दिला दी, जैसे कि अगर मैंने उसका पालन नहीं किया तो यह मुझे कुचल देगा। इस बार मैं आज्ञा का पालन करना चाहता था। हत्यारे ने रोजली के कंधे के ऊपर से मेरी ओर देखा। उसकी नज़र किसी भी नवजात प्राणी की नज़र से कहीं अधिक केंद्रित थी। गर्म भूरे रंग की आंखें, दूध चॉकलेट का रंग, बिल्कुल वैसा ही जैसा बेला का था। मेरा कंपन रुक गया, मेरे अंदर गर्मी भर गई, पहले से भी अधिक, लेकिन ये जलन नहीं, बल्कि एक नई तरह की गर्मी थी। यह एक चमक थी। मेरे अंदर की हर चीज बिखर गई जब मैंने आधे पिशाच और आधे इंसान के बच्चे के छोटे से चीनी मिट्टी के चेहरे को देखा। मेरे जीवन से जुड़ी सभी रेखाएं तेजी से कटकर अलग हो गईं, जैसे गुब्बारों के गुच्छे में डोरियां काट दी गई हों। वो सब कुछ जिसने मुझे वह बनाया जो मैं था, ऊपर की मंजिल पर मृत लड़की के लिए मेरा प्यार, मेरे पिता के लिए मेरा प्यार, मेरे नए समूह के प्रति मेरी वफादारी, मेरे दूसरे भाइयों के लिए प्यार, मेरे दुश्मनों के लिए मेरी नफरत, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा आत्म प्रेम उस पल मुझसे अलग हो गया, कट 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 और अंतरिक्ष में तैर गया। मैं भटकता नहीं रहा। एक नई डोरी ने मुझे वहीं पर रोक रखा था जहां मैं था। एक तार नहीं, बल्कि लाखों तार। तार नहीं, बल्कि स्टील के केबल। लाखों स्टील के केबल मुझे ब्रह्मांड के केंद्र से एक चीज से बांधते हैं। अब मैं देख सकता था कि ब्रह्मांड किस तरह इस एक बिंदु के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने पहले कभी ब्रह्मांड की समरूपता नहीं देखी थी, लेकिन अब ये स्पष्ट था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अब मुझे उस स्थान से नहीं बांधता जहां मैं खड़ा था। ये सुनहरे बालों वाली पिशाच की बाहों में वह बच्ची थी जिसने मुझे अब यहाँ पर रोक रखा था। रनएस्मी। ऊपर से एक नई आवाज आ रही थी। इस अंतहीन पल में सिर्फ एक ही आवाज थी जो मुझे छू सकती थी। एक उन्मत्त धमाका, एक तेज धड़कन, एक बदलता हुआ दिल।